तो बच्चों, मेरा नाम है वैभव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी कक्षा पर, जहां पर आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट। तो इस मनी एंड क्रेडिट को चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इसके नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं और यहां इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के साथ साथ तुम्हारा ये चैप्टर वन शॉट में रिवाइज होने वाला है। तो यहां पे कहानी शुरू करते हैं कि आप मार्केट गए, मार्केट से आपको सामान खरीदना है। अब वो सामान खरीदने के लिए आपकी जेब में क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। तो जब तक ये पैसा नहीं था तो हम सामान कैसे खरीदते थे? तो वो कहानी थी बार्टर सिस्टम की। तो वो बार्टर सिस्टम को हम यहां पढ़ेंगे कि भाई हमें कोई सामान खरीदना होता था तो हम अपनी जरूरत का सामान दूसरे की जरूरत के सामान से एक्सचेंज कर लिया करते थे। वो था बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम के साथ एक दिक्कत थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि दोनों के पास वो सामान होना जरूरी है जिससे दोनों की जरूरतें पूरी हो सके। यानी कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो वो आपके पास अवेलेबल होना जरूरी है और आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो मेरे पास अवेलेबल होना जरूरी है, तभी हमारा बार्टर कंफर्म हो पाएगा, यानी कि पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पे ये बार्टर सिस्टम जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि आज की डेट में जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी हमारे दिमाग में घूम रहा है कि यहां तक हम पहुंचे कैसे, कि क्या कॉइन्स शुरू से थे, क्या करेंसी शुरू से थी? नहीं थी ना। कॉइन्स कब आए? मौर्यन डायनेस्टी में कॉइन्स आए और रुपया जो टर्म थी वो शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस की थी। इसके अलावा यहाँ पे हम आरबीआई का रोल पढ़ेंगे। आरबीआई के साथ साथ जो बैंक की एक्टिविटीज हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि बैंक से हम लोन कैसे ले सकते हैं, या बैंक के अलावा भी क्या क्या सेक्टर्स हैं जिनसे हम लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन लेने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, या किसी और सेक्टर से आप लोन लेते हो तो उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि गांव में कुछ लोग एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें वो अपनी जो डेली बेसिस की नीड्स हैं, यानी कि जो लोन लेना चाहते हैं, बैंक के पास वो नहीं जा सकते लोन लेने के लिए, तो वो अपने उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकते हैं। साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ पढ़ेंगे ग्रामीण बैंक के बारे में। ग्रामीण बैंक वही जिसके लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पूरे का पूरा चैप्टर वन शॉट में है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में सुना कि इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं, तो जो चैप्टर है आज का हमारा क्या है? मनी एंड क्रेडिट। तो मनी एंड क्रेडिट के बारे में मैंने तुम्हें बताया अभी इंट्रोडक्शन में कि हम क्या पढ़ेंगे, पैसा और लोन। यानी कि जो ये मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक मनी यानी कि पैसा, क्रेडिट यानी कि लोन। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, पैसे के बारे में, लोन के बारे में, और ये सब चीजें तुम्हें बोर्ड में बहुत हेल्प करने वाली हैं। पूरे का पूरा चैप्टर जो है ये वन शॉट में है, यानी कि पूरे का पूरा चैप्टर तुम्हारा एकदम रिवाइज हो जाएगा। एक एक चीज जो है वो एनसीईआरटी से है। आप देखोगे, अपनी एनसीईआरटी रखो सामने और साथ में देखोगे कि तो हाँ, कि लगेगा कि हाँ यार एनसीईआरटी का ये पेज खत्म, ये पेज खत्म, तो साथ में एनसीईआरटी लेके भी अगर बैठोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा, कुछ बचा नहीं है चैप्टर में। तो देखो, इस चैप्टर में जैसा कि मैंने बताया दो वर्ड है, मनी और क्रेडिट। तो मनी यानी कि पैसे के बारे में बात हो रही है। तो पैसा यहाँ पे जो आज की मॉडर्न फॉर्म है, थोड़ा सा उसका इवोल्यूशन भी पढ़ेंगे कि वो कैसे आज की फॉर्म में पैसा पहुंचा। तो आगे क्रेडिट यानी कि जो लोन है, लोन्स जो होते हैं, हम कैसे लोन्स ले सकते हैं, तो उन लोन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई लोन्स कैसे मिलेंगे, या कहाँ से लोन लेना, लोन जो है वो अच्छा रहेगा, और कहाँ से लोन ना ले तो वो अच्छा रहेगा, किस कंडीशन में हमें लोन लेना चाहिए और किस कंडीशन में लोन नहीं लेना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लोन की कंडीशन अर्बन एरियाज में क्या है, रूरल एरियाज में क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं। तो बंद के बैठो, नोट्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यानी कि तुम्हें क्या 90% मार्क्स पक्का आने वाले हैं सोशल साइंस में। तो जो तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है उसके रिवीजन के लिए तुम्हें बहुत अच्छे से काम आएगा ये चैप्टर का रिवीजन। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर फिर से, कि मनी एंड क्रेडिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे पैसे के बारे में बात करें कि भाई पैसा हमेशा से तो था नहीं, ठीक है। तो हमारी हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि जब ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हो रहा था तो उस टाइम पे जब हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी और जो चीजें थी जरूरत की वो भी कम थी। भाई ना गाड़ी बनी ना कुछ बना, तो हमारी जो जरूरत की चीजें थी सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड थी, खाने की चीजें और कपड़े पहनने की चीजें।
तो कपड़े पहनने के लिए और खाने के लिए हम पूरे तरीके से किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो यानी कि नेचर से हमें जो भी कुछ मिलता था उसको हम अपने कपड़ों और खाने में यूज कर लिया करते थे। यानी कि जो शुरू में आपको पता ही होगा कि क्या हम लोग कैसे थे, हंटिंग और गैदरिंग, यानी कि हम हंटिंग करके उसको इकट्ठा करके रखा करते थे, यानी कि गैदर करके रखा करते थे कि एक बार हंटिंग कर ली और उसको काफी लंबे टाइम तक यूज करते थे। ऐसे ही किसके साथ? कपड़ों के साथ था कि हाँ, अगर जो जानवर मारा है उसकी खाल को भी हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो पेड़ पत्ते होते थे, लीव्स होती थी, प्लांट लीव्स होती थी, उनको भी हम यूज कर सकते थे। तो यहां तक तो सब चीजें ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी और धीरे धीरे क्या हुआ, नई नई चीजें इन्वेंट होती रही। तो जो नेचर से रिलेटेड चीजें थी वो आदमी नेचर से ले लिया करता था, लेकिन जो इन्वेंटेड चीजें हैं वो कहां से आएंगी, वो कैसे आएंगी आदमी के पास? मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने व्हील बनाया। अब व्हील हर कोई नहीं बना रहा था, कोई पर्टिकुलर आदमी बना रहा था, उससे मुझे व्हील लेना है, तो मैं व्हील कैसे लूं जाके व्हील उससे, क्योंकि व्हील उसने बनाया है, डिजाइन किया है सब कुछ, तो उससे व्हील कैसे लिया जाएगा? तो यहां पे परेशानी आती है कि यार ये परेशानी दूर कैसे करी जाएगी। तो देखो यहां पे तुम अपनी एनसीईआरटी में जो पहला हेडिंग देखोगे वो क्या देखोगे? मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखोगे, कि पैसा जो है हम कैसे यूज कर रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से यूज कर रहे हैं। यानी कि हम पैसे के बदले कोई भी चीज, मींस हमारी जितनी भी नीड्स हैं सुबह से लेकर शाम तक, ज्यादातर चीजें हमारी किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो भाई पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है ना, पैसा सबको चाहिए, तो पैसा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, यहां पे ये क्वेश्चन आता है। तो देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है? सबसे पहली चीज यार तुम खुद सोचो कि तुम कहीं जॉब कर रहे हो और मंथ एंड में कंपनी वाला तुमको बोलता है कि भाई लो आप 20 किलो गेहूं ले जाओ, 20 किलो चावल ले जाओ और ये ले जाओ। लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे ना। तो आपको क्या चाहिए? हम जॉब करते हैं या कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए, क्योंकि हम पैसे से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। अब सोचो, इमेजिन करो कि यार आज फर्स्ट है, किसी भी मंथ का फर्स्ट डेट है और उस डेट को आपको सैलरी मिलनी है, तो पैसा ना होता तो आप क्या लेके जाते? एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जा रहे होगे और उस ट्रैक्टर ट्रॉली में सारे का सारा सामान रख के आओगे कि हाँ भाई आज मेरे को गेहूं भी मिलने वाला है, फिर से चावल भी मिलने वाला है, ये सारे का सारा राशन मैं लेके आऊंगा। तो पैसे के आने की वजह से बहुत सारी चीजें ईजी हो गई हमारी लाइफ में कि हाँ भाई जो पैसा है, तो उस पैसे की वजह से सब चीजें इतनी ईजी हो चुकी है कि हाँ आज सैलरी मिलेगी, भाई जाते ही सबसे पहले तो क्या खाएगा? डोमिनोज में पिज्जा खाएगा है या कुछ भी चीज है। तो वो सारी की सारी चीजें हम यहां पे देखो क्या है, इट इज यूज टू बाय एंड सेल गुड्स। जाहिर सी बात है, मॉल में गया या मैं कहीं भी कोई भी सामान खरीदना है तो किस चीज की जरूरत है? पैसे की जरूरत है। एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर मनी। अब मैं फोन यूज कर रहा हूं, फोन रिचार्ज कराना है, फोन का बिल पे करना है ना, बैंक जा रहा हूं या कुछ भी, ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सारी की सारी चीजें पैसे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर मैं फोन रिचार्ज कराऊंगा, रिचार्ज वाले भैया के पास गया कि भैया लो 2 किलो गेहूं और मेरे फोन में 2 किलो पैसे डाल दो, मीन्स 2 किलो गेहूं डाल दो, क्या कैसा लगेगा? अभी तो हम कहते हैं ना भैया एक 100 वाला रिचार्ज कर दो, एक 200 वाला रिचार्ज कर दो, फिर कहेंगे भैया 2 किलो गेहूं वाला रिचार्ज कर दो, कैसा लगेगा? सोच के देखो। प्रोमिस टू पे मनी लेटर। हाँ, अब इसमें क्या कर सकते हैं कि हाँ हम पैसा बाद में भी, क्योंकि देखो अपनी सैलरी की बात देखो कि पूरा महीना हमने जॉब किया, जॉब के एंड में हमें पैसा मिलता है, तो यानी कि एक तरीके से क्या हम पैसा बाद में पे कर सकते हैं, पहले काम करा लिया बाद में पैसा पे कर दिया। तो पैसे के आने की वजह से ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो गई। किसकी वजह से? इस पैसे की वजह से, यानी कि मनी की वजह से। अब यहां पे कहानी आती है, अगला जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा वो क्वेश्चन ये आने वाला होगा कि भैया ट्रांजैक्शंस पैसे से ही क्यों होते हैं, और जब पैसा नहीं था तो क्या कंडीशन थी? तो दोनों क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे कि भाई जब पैसा नहीं था तो हम कैसे काम किया करते थे। तो जब पैसा नहीं था तो हम क्या काम किया करते थे, इस चीज के लिए देखो कि भाई, हाँ पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्या ये क्वेश्चन है कि व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी, कि सभी चीजें पैसे से ही क्यों, पैसा ही क्यों? तो जैसा मैंने तुम्हें बताया, पैसा हर किसी की लाइफ में जरूरी है। पैसा जरूरी क्यों है?
क्योंकि हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो हमें ट्रांजैक्शन करना होगा वो पैसे से बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अगर पैसा नहीं होगा, मनी नहीं होगी, तो वो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है ना। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी। मुझे गेहूं खरीदना है, चावल खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, XYZ कुछ भी चीज खरीदनी है, तो मैं पैसा लेके जाऊंगा, उसको पैसा दूंगा, उसके बदले सामान ले लूंगा। एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर द थिंग्स इन दे वांट। यानी कि मुझे मेरी जरूरत की कोई भी चीज है वो मैं पैसे से खरीद सकता हूं। जैसा मैंने बताया कि भाई मुझे रिचार्ज कराना है, तो रिचार्ज कराने के लिए पैसा ही चाहिए ना, या 2 किलो गेहूं डलवाओगे या 2 किलो चावल डलवाओगे, नहीं है ना पॉसिबल ऐसा। तो ये कुछ चीजें हैं कि हमें ट्रांजैक्शन के लिए मनी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मनी नहीं होगी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा कैसी हो जाएगी, परेशानी भरी हो जाएगी। तो वो लाइफ परेशानी भरी कैसे होगी, इसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो देखो, जब पैसा नहीं था तो कहानी क्या थी। जब पैसा नहीं था तो ये पूरे का पूरा एनसीईआरटी में तुम्हारे दे रखा है, इसको पढ़ोगे, एनसीईआरटी सामने रखना, जो हेडिंग है सामने उस हेडिंग को देखना और एनसीईआरटी देखोगे ना कि हाँ ये टॉपिक मेरी समझ में आ गया, राइट मार दो, काम खत्म। नोट्स तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने हैं ही, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे पीपल स्टार्टेड एक्सचेंजिंग सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। क्या पहले क्या होता था, चीज के बदले चीज। यानी कि अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं गेहूं की खेती करता हूं, तो मेरे पास क्या है, गेहूं है, लेकिन खाली गेहूं से तो काम चलेगा नहीं, मुझे कपड़ा भी चाहिए, जूता भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैं जाऊंगा जूते वाले के पास, जूते वाला कहेगा कि हाँ यार मुझे गेहूं की जरूरत है, तो मैं जूते वाले को गेहूं दूंगा और उससे जूते खरीद लूंगा। यानी कि मैंने क्या किया, कोई पैसा नहीं दिया, किसके थ्रू एक्सचेंज किया, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया। तो ये कहानी थी। ठीक, इसको क्या, यहां पे क्या जरूरत थी, यहां पे एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, अब यहां पे समझो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कि आपकी और मेरी जरूरत है ना, मींस जिस चीज की जरूरत मुझे है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, और जिस चीज की जरूरत आपको है वो मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो यानी कि जिससे हम दोनों इजीली एक्सचेंज कर सकें, है ना। अगर हम इजीली एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, तो वहां दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ। क्यों, क्योंकि वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब समझ रहे हो कि दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर सके। अगर दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसमें क्या दिक्कत है, उसमें दिक्कत यह है कि वो एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे यहां पे एग्जांपल में दे सकते हो कि एक आदमी स्टोन टूल्स बनाता है और वो टूल दे देता है हंटर को, उससे और क्या ले लेता है, मीट ले लेता है। यानी कि जो हंटर है वो टूल्स नहीं बना सकता, तो वो गया टूल्स वाले के पास कि भैया मुझे टूल्स चाहिए। तो हंटर ने कहा कि मुझे बदले में मीट चाहिए, तो हंटर ने कहा ठीक है मैं मीट देता हूं, तुम मुझे टूल दे दो, यानी कि जानवर को मारने के लिए कोई भी हथियार दे दो। तो बदले में एक्सचेंज हो गया। तो ये क्या था, दोनों को जरूरत थी, उसको टूल की जरूरत थी और उसको हंटर को टूल की जरूरत थी, और जो शॉपकीपर था उसको किसकी जरूरत थी, मीट की जरूरत थी। दोनों एक दूसरे से अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लिया, तो यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चल रहा है। ठीक है, अब इस सिस्टम को किस नाम से बोला गया है, इस सिस्टम को हम बुलाते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन लिखने को आएगी, तो ये जो डेफिनेशन है एज इट इज लिख देना कि पीपल स्टार्टेड एक्सचेंजिंग सर्विसेज, या ऐसे लिख लो वेयर एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, बार्टर सिस्टम बोल देंगे। तो बार्टर सिस्टम तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब यहां पे कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि बार्टर सिस्टम के साथ क्या कमियां थी, या इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सीबीएसई ने एक बार पूछा भी था, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या क्या थी, तो हमारी बुक में एक चीज दे रखी है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तो हमें सबको पता है। तो देखो एक इमेज तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखी है, ये इमेज तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखी है। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि भैया मेरे पास जूते हैं, मुझे गेहूं की जरूरत है। ये कहता है कि मुझे जूतों की जरूरत नहीं है, मुझे कपड़ों की जरूरत है। मेरे पास गेहूं है लेकिन मुझे तुमसे जूते नहीं चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, कपड़े चाहिए। अब यहां पे ये क्या कह रहा है
कि ना मेरे पास जो है जूते चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, गेहूं नहीं है। तो क्या यहां पे पॉसिबल है? सबकी डिमांड अलग अलग होगी। सोच के देखो कि इसको गेहूं चाहिए, इस बंदे के पास गेहूं है, ठीक है, तो ये इसके पास गेहूं है, इसको गेहूं चाहिए, इसको कपड़े चाहिए। तो क्या इन दोनों के बीच में चेंज हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके पास जूते हैं, इसके पास गेहूं है, लेकिन इसको जरूरत किस चीज की है? कपड़े की। तो ये इसको क्यों देगा गेहूं? नहीं देगा। तो यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से क्या दिक्कत हो जाती है कि जो कन्फ्लिक्टिंग होगा वांट्स का, तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। दोनों में लड़ाई हो गई ना, मींस दोनों की जो वांट्स थी वो अलग अलग है ना, दोनों की नीड अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे ये एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगली कहानी क्या कहती है लिमिटेशन में बार्टर सिस्टम की? सबसे बड़ी चीज, लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। भाई कैसे डिसाइड करोगे कितने सामान के बदले कितना लेना है? जैसे मैंने बताया, अभी आप फोन पे रिचार्ज कराने गए, तो फोन पे रिचार्ज कराने के लिए आपने बोला कि भैया 200 रुपए का रिचार्ज कर दो। वहां पे कैसे डिसाइड करोगे कि 2 किलो गेहूं में कितना टॉक टाइम मिलना है? अगर बार्टर सिस्टम होगा तो यहां पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती कि भाई क्या वैल्यू रखे हम उसकी, है ना। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। अगली दिक्कत क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी एंड प्रॉब्लम इन स्टोरिंग वैल्यू। वही सेम चीज, स्टोर कहां रखोगे? कितनी सारी चीजें। अब पता लगा आप फोन रिचार्ज कराने वाले के पास जा रहे हो, तो फोन रिचार्ज कराने वाला कह रहा है कि भैया गेहूं नहीं चाहिए, मुझे चावल चाहिए। तो आपके घर में चावल भी होना चाहिए, गेहूं भी होना चाहिए। उसे लगा कि नहीं मुझे जूतों की जरूरत है, तो जूता भी होना चाहिए। तो क्या क्या चीज स्टोर करके रखोगे घर में? तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। सोचो सैलरी मिल रही है आपको गेहूं में, चावल में, है ना। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाओगे? पूरा ट्रक या ट्रॉली चाहिए भाई। जब सोचो ना सैलरी मिल रही है, तो सैलरी के लिए भी आपको क्या लेके जाना पड़ेगा? ट्रक या ट्रॉली लेके जाना पड़ेगा। भाई आज गेहूं भी मिलने वाले हैं, चावल भी मिलने वाले हैं, जूते कपड़े सब कुछ मिलने वाला है सैलरी में, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी, ये एक प्रॉब्लम है किसके साथ? बार्टर सिस्टम के साथ। तो सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है। उसके अलावा ये लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्या कहता है? डेफर्ड एग्जैक्ट अमाउंट कहां से लाओगे यार, है ना, कि भाई ये बाद में पेमेंट देना, या एग्जैक्ट 100 रुपए की वैल्यू का पेमेंट देना है, 50 रुपए की वैल्यू का पेमेंट देना है। पैसा है तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन क्या गुड्स और सर्विसेज में पॉसिबल है? क्या ना भाई आप सर्विस लेने गए, क्या सर्विस लेने गए कि चल यार मैं क्या कर रहा हूं कि हाँ, ऐसे समझ के चलो कि आप गए रिचार्ज कराने वाले के पास कि भाई मेरा फोन रिचार्ज करा दे, और बदले में तुम्हें मेरे फोन से बात कर लियो। है पॉसिबिलिटी कि भाई एक दिन फोन मैं रख लूंगा, एक दिन फोन तू रख लियो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो नहीं हो सकती, ये चीजें नहीं है हमारे पास। ठीक है, मींस बार्टर सिस्टम होगा तो ये सब दिक्कतें होनी ही होनी है। अब मनी क्या है? मनी इंटरमीडियरी है, बिचौलिया है। किसके बीच में? गुड्स के बीच में। मुझे आज जाके टूथपेस्ट खरीदना है, तो मैं दुकान पे गया दुकान पे गया, टूथपेस्ट लिया वापस। ठीक है, अब मैंने दुकानदार को टूथपेस्ट दिया था, वो टूथपेस्ट के पैसे दिए थे, अब उसे गेहूं खरीदना है, तो वो पैसा लेके जाएगा राशन वाले के पास, वो वहां से गेहूं खरीदेगा, तो वहां पैसा दे देगा। तो क्या हो गया? ना तो उसकी जरूरत हिली, मींस ना तो उसको जिस चीज की जरूरत थी उसने वो चीज खरीद ली पैसे से, और मुझे जो जिस चीज की जरूरत थी मैंने वो चीज खरीद ली। तो यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, यही चीज है ना कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आ रहा था गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज की वजह से, वो खत्म हो चुका है। तो देखो आगे, देखो अभी आगे क्या है? आगे है मनी कैन बी एनीथिंग। वही सेम चीज मैंने बताया, यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप यहां पे पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो। मुझे ब्रेड की जरूरत है तो मैं आज ब्रेड खरीद लेता हूं, मुझे टॉफी की जरूरत है तो मैं टॉफी खरीद लेता हूं। तो कुछ भी खरीदा जा सकता है पैसे की हेल्प से। वो गुड्स एंड सर्विसेज में जो बार्टर सिस्टम था उसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे हो रहा था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तुम भी कह रहे हो कि ना क्या सर यार बार बार डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, बार बार डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो चलो कोई बात नहीं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पे कहानी समझो, यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज।
जैसे मैंने फोन रिचार्ज का एग्जांपल दिया कि भाई मुझे पता है 1 महीने का रिचार्ज 100 रुपए में होगा, तो 100 रुपया दिया, 1 महीने का रिचार्ज करा लिया। मुझे पता है 300 रुपए में 3 महीने का रिचार्ज हो जाएगा, तो मैं उसके पास 300 रुपए लेके जाऊंगा, 3 महीने का रिचार्ज करा लूंगा। तो मुझे पता है कि कितनी वैल्यू में कितनी चीज मिलनी है ना। गेहूं चावल कुछ भी खरीदना है तो कितने रुपए में कितना मिलना है, ये चीजें मुझे पता है। तो पैसे के आने से ये चीजें हमारी लाइफ में इजी हो चुकी हैं। इसके बाद आगे की कहानी क्या कहती है, स्टोरिंग वैल्यू। ठीक है, आप पैसे को स्टोर कर सकते हो अपने पर्स में, वॉलेट में रख के कहीं भी लेके जा सकते हो ना, अपने पिगी बैंक में डाल सकते हो, पॉकेट मनी होगी, है ना। आप सोचो आप स्कूल जा रहे हो और बार्टर सिस्टम है, तो पापा ने कहा बेटा एक काम कर, 2 किलो गेहूं ले जा बैग में रखे, अगर कुछ खाने का मन करेगा तो खा लेना, है ना। सोचो अगर लाइफ में अगर बार्टर सिस्टम चल रहा होता, तुम स्कूल गए हो और स्कूल में तुम क्या निकाल रहे हो, भाई आज क्या लेके आएंगे, आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम वाले ने कहा भाई मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मुझे तो चावल चाहिए आज। तुमको कह अरे यार आज तो आइसक्रीम खानी थी, ये कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे ये दिक्कतें थी। तो अब पैसे के आने की वजह से, हाँ मुझे आइसक्रीम खानी है तो पैसे से मैं आइसक्रीम भी खा सकता हूँ, मुझे बर्गर खाना है तो मैं बर्गर भी खा सकता हूँ। तो स्टोर करके भी रख सकता हूँ पैसे को ना, कि आज मुझे कुछ नहीं खाना, चलो आज मम्मी ने 10 रुपए दिए थे पॉकेट मनी में, वो 10 रुपए बचाता हूँ, कल को 20 रुपए हो जाएंगे, वो कल को मम्मी 10 रुपए फिर से देगी तो 20 रुपए हो जाएंगे। तो वो आप सेविंग कर सकते हो। बार्टर सिस्टम में वो कंडीशन नहीं थी। पता लगा मम्मी ने गाजर दी, है ना, या कोई भी खाने की चीज दी, वो तो खराब हो जाएगी, तो उसको कितने लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, नहीं रख सकते ना स्टोर लंबे टाइम तक करके। आगे देखो, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जरूरत ही नहीं है भाई, पैसा बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाता है। आज की डेट में तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होने लगे, फोन पे, भीम पे, गूगल पे और पता नहीं क्या क्या, तो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। एक बटन दबाया पैसा ट्रांसफर खत्म। अरे ये कैसे हो गया, है ना। वहां तो आपको अगर किसी को देना कि भाई साहब आज मेरा पेमेंट चाहिए, मुझे कितना पेमेंट चाहिए, मुझे पेमेंट चाहिए 10 किलो गेहूं। सोचो कहाँ पे लेके जाओगे, कंधे पे टांग के लेके जाओगे क्या, भाई थक जाएगा और कंधा बेचारा, है ना। अभी पैसा है क्या, रुक अभी भेजता हूँ भाई, अपना गूगल पे नंबर बता, मैं फोन पे करता हूँ या गूगल पे करता हूँ, तेरे को नंबर बता दे, मेरे को अपना यूपीआई आईडी बता दे यार। तो बहुत ईजी हो गया ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिफरेंस, एग्जैक्ट अमाउंट आप निकाल सकते हो। भाई 60 रुपए हुए, एक 50 का नोट निकाल दिया, एक 10 का नोट निकाल दिया, लो भैया 60 रुपए। नहीं है तो उसको 100 का नोट दिया, उससे 40 रुपए वापस ले लिए। एग्जैक्ट अमाउंट है आपके पास, जितना पैसा उसने मांगा सामने वाले ने, उतना पैसा आप उसको दे सकते हो। उसके बाद क्या हमेशा से हालत ऐसी थी, हमेशा से हम पैसा ऐसे ही यूज कर रहे थे? नहीं, देखो यार, पैसा हम ऐसे यूज नहीं कर रहे थे। यहां पे समझो कि वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन जब तक कॉइन्स वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, उससे पहले हम मनी की तरह क्या यूज किया करते थे? मेटेलिक कॉइन्स को भी हमने यूज किया है, गोल्ड को भी यूज किया है, सिल्वर को भी यूज किया है, कॉपर को भी यूज किया है। ठीक है, मींस हमने इन सब चीजों को यूज किया है एज ए क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बार्टर सिस्टम से शुरू हुए थे और आज की डेट में हम पहुंच चुके हैं क्रिप्टो करेंसी पे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी कि डिजिटल करेंसी पे। तो डिजिटल करेंसी तक हमने ट्रेवल कर लिया है। तो अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ डिड मनी इवॉल्व, यानी कि पैसा, यानी कि आज की जो कंडीशन है यहां तक कैसे पहुंचे। देखो यार, अगर हम बहुत अर्ली एज में जाते हैं, जैसे हम वैदिक एज में जाते हैं, तो वैदिक एज में जो ऋग वैदिक एज था, वहां पे जो सोसाइटी थी पूरी पूरी डिपेंडेंट थी बार्टर सिस्टम पे। तुम्हें पता है पनिशमेंट में भी क्या मिलता था वहां पे? किसी को पनिशमेंट देना है तो पनिशमेंट देने के लिए ये था कि भैया आप गाय उसको गाय दो। मीन्स किसी को फाइन लगाना है, 100 गाय का फाइन लगा दे, भाई वो 100 गाय देगा उसको ले जाके। सोचो, है ना। उस टाइम पे ऋग वैदिक एज में जो है क्या कंडीशन थी कि भैया फाइन लगा है तो फाइन में आपको क्या देना पड़ेगा, काउ, है ना। काउ को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जा रहा था कि हाँ भाई आज ये सामान खरीदना है, लाओ भाई 1 काउ दो, 2 काउ दो, है ना, 2 गाय दो, 3 गाय दो। अब पनिशमेंट में भी 100 गाय का पनिशमेंट। सोचो 100 गाय, तो आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी उस चीज के लिए कि हाँ भाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, जो प्रीशियस मेटल्स थे उनका एक्सचेंज स्टार्ट किया, है ना। जैसे जैसे हम लेटर वैदिक एज में आते हैं तो हमने देखा कि काओ से देखा लोगों को दिक्कत होनी शुरू हुई, तो लोगों ने कहा कि चलो हम प्रीशियस मेटल का एक्सचेंज कर लेते हैं, गोल्ड जो है गोल्ड को देंगे और गोल्ड के बदले सामान ले लिया करेंगे। ये हुआ। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ मेटल कॉइन्स का।
मेटल कॉइन्स अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जो हमारे जो मेटल कॉइन्स हैं, किस मेटल के? सबसे पहले गोल्ड के जो कॉइन्स थे वो 6th सेंचुरी बीसी में मौर्याज ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे, जिनको क्या बोला गया है? पंचमार्क्ड कॉइन्स बोला गया है। पंचमार्क्ड कॉइन सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किए थे? मौर्यन डायनेस्टी। हाँ, वही चंद्रगुप्त मौर्य वाले मौर्यन डायनेस्टी ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। फिर आज की डेट में हम पेपर मनी पे भी आ गए। फिर प्लास्टिक कार्ड्स, डिजिटल प्लास्टिक कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये हो गया। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे मैंने एग्जांपल बताया तुम्हें, भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे। फिर क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन देख के तुम समझ रहोगे अरे सर मैंने भी बिटकॉइन खरीद रखे हैं क्या भाई? चलो कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में काम आएगा तुम्हारे, है ना। चलो आगे, ये इवोल्यूशन है पूरे का पूरा, कहाँ से शुरू हुए थे? बार्टर सिस्टम से खत्म हुए थे और आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी पे पहुंच चुके हैं। आने वाले टाइम में पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। तो चलो मनी का इवोल्यूशन पढ़ लिया। अब यहां पे देखो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की अगर मैं बात करूं तुमसे, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में बेसिकली दो चीज आती है, करेंसी और डिपॉजिट्स एंड चेक। डिपॉजिट्स और चेक्स की बात करूं तो जैसे डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, ये भी एक तरीके से पैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम यूज कर सकते हैं। अभी एग्जांपल बताऊंगा इसका भी। करेंसी में पेपर नोट्स और कॉइन्स तो हमें सबको पता है। अब तुम कह रहे होगे कहना कि सर चेक कैसे हो सकता है? सोचो, आपको अपने स्कूल की फीस जमा करनी है तो कई बार पापा कैसे फीस जमा करते हैं? क्या कैश देते हैं? नहीं, कई बार पापा चेक दे देते हैं और बैंक, वो आपका क्या कहते हैं, जो स्कूल वाले हैं वो मान जाते हैं कहना कि हाँ भाई फीस आ गई, चेक आ गया, फीस आ गई। तो यानी कि चेक को भी क्या किया जा रहा है? एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जा रहा है। वहीं पे डिमांड ड्राफ्ट्स भी होते हैं। डिमांड ड्राफ्ट्स को भी कैसे यूज किया जाता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके से यूज होता है। चेक में बस इतना होता है कि आपके अकाउंट से पैसे बाद में कटते हैं। डिमांड ड्राफ्ट में पहले पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट मिलेगा। ठीक है, चेक आप पहले दे देते हो, वो आप अपने बैंक अकाउंट में लेके जाएगा और आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट बाद में होगा। डिमांड ड्राफ्ट के केस में पैसा आपके अकाउंट से पहले डिडक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके की क्या है, एक्सचेंज करने के काम में आने वाली करेंसी है। तो समझ में आ गया, डिपॉजिट्स और चेक्स भी क्या है हमारे यहाँ पे आज की डेट में क्या होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज हो रहे हैं। वहीं पे करेंसी जो है वहां पे पेपर नोट्स और कॉइन्स, ये हमको सबको पता ही है। अब मैंने तुम्हें बताया ही था कॉइन्स सबसे पहले कहां पे इंट्रोड्यूस हुए थे? मौर्यन डायनेस्टी में इंट्रोड्यूस हुए थे। कैसे कॉइन्स थे? वो थे पंचमार्क्ड कॉइन्स। किस चीज के बने हुए करते थे? बेसिकली मेटल के, सिल्वर के, कॉपर के, यानी कि जो प्रीशियस मेटल होते थे उनके कॉइन्स बना करते थे पहले। ठीक है, अब देखो पेपर करेंसी के साथ अगला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भैया जो मॉडर्न करेंसी है वो मेटल या प्रीशियस मेटल की तो बनी हुई है नहीं, है ना। प्रीशियस मेटल की, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की तो बनी हुई है नहीं, तो उसको हम वैल्यू क्यों दें, है ना। उसको वैल्यू क्यों दें भाई? 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए के नोट की अगर मैं मार्केट वैल्यू निकालूं, उसको प्रिंटिंग करने में कॉस्टिंग आ गई होगी फॉर एग्जांपल 5 रुपए, लेकिन चल रहा है भाई 100 रुपए में। क्यों? ऐसा कैसे है? फिर अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, ग्रेन और कैटल को हम अपने डेली यूज में यूज कर सकते हैं भाई। कैटल का हम क्या कह सकते हैं, दूध निकाला, दूध पी सकते हैं। ठीक है, ग्रेन्स जो है, गेहूं की रोटी चाहिए हमें, गेहूं चाहिए, तो ये सब चीजें हमें समझ में आती हैं। लेकिन भाई कागज का टुकड़ा वो करेंसी कैसे है, उसको कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग? तो यहां पे कहानी जो रोल प्ले होता है, सबसे पहली चीज, करेंसी किसने ऑथराइज कर रखी? ध्यान से देखना जहां मेरा हाथ है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी कि गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो जिस देश की करेंसी है उस देश की गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज्ड कर रखा है कि ये चीज एज ए करेंसी चलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे गवर्नर साइन कर रहे हैं, गवर्नर साइन करते हैं और क्या कहते हैं कि भैया देखो ये गवर्नमेंट की तरफ से मैं गारंटी दे रहा हूं। तो समझो गवर्नमेंट ने कहा कि आप करेंसी इशू करो, गवर्नमेंट ने इशू करवाई, गवर्नर ने उस पर साइन करके गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी। भाई मैंने कहा कि भाई मुझे किसी ने 100 रुपए दिए, मैंने उससे कहा कि यार मैं तो नहीं मानता ये 100 रुपए की वैल्यू है। भाई क्यों नहीं मानता मैं 100 रुपए की वैल्यू? उसने मेरे से पूछा भाई तू क्यों नहीं मानेगा कि ये 100 रुपए की वैल्यू है? कहना कि यार मैं कैसे मान लूं, ये कागज का टुकड़ा, मैं इसे तो मैं घर में भी प्रिंट कर सकता हूं। तो वहां पे उस घर में प्रिंट करे हुए वैल्यू की नोट की जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ने नहीं दे रखी है। तो वो गारंटी गवर्नमेंट ने नहीं दे रखी है तो वो उसकी वैल्यू 100 रुपए नहीं होगी, कोई भी उसे लेने से मना कर देगा।
इंडिविजुअल देखो यहां पे साफ सी बता रखा है कि अगर आप करेंसी लेने से मना करते हो जो आरबीआई ने इशू की है तो वो एक ऑफेंस है, एक क्राइम है। लॉ ने क्या किया है, रुपी, अब यहां पे टर्म आ गई ना रुपी। रुपी टर्म पता है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी? रुपी इंट्रोड्यूस किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनाई थी जो लाहौर से लेके कोलकाता तक जाती थी। अब आज की डेट में इंडिया में हमारे यहाँ पे NH1 जो है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में पढ़ेंगे, NH44 जिसको बोलते हैं आज की डेट में, अमृतसर से दिल्ली तक। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज द पेमेंट मेड इन रुपीज, कोई भी मना नहीं कर सकता। अब यहां हम जाएंगे बैक फ्लैश में, कहा 2016 मोदी जी ने रात को बोल दिया कि आज रात 12 बजे से, मित्रों आज रात 12 बजे से क्या जो 500 के और 1000 के नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो मोदी जी जो हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही कह दिया कि भैया जो 500 के और 1000 के नोट हैं वो अब लीगल टेंडर नहीं है, वो अब लीगल करेंसी नहीं है, तो यानी कि वो बंद हो गए। तो यहां पे ये तुम एग्जांपल में दे सकते हो कि यहां पे डीमोनेटाइजेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है। इजी डीमोनेटाइजेशन में उसने क्या किया था? अनऑथराइज कर दिया था 500 और 1000 रुपीज के नोट्स की यूज करने के लिए। तो यहां पे बहुत अच्छा एग्जांपल बन सकता है तुम्हारे लिए, क्या? डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? डीमोनेटाइजेशन से तुम्हें सारी की सारी कहानी समझ में आ गई होगी। हाँ यार सर आप सही कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने कहा था कि ये जो इस टाइप के नोट्स हैं ये नए करेंसी नोट्स इंट्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट, है ना? 500 का और 1000 का और 200 का भी नोट इंट्रोड्यूस किया, 100 का भी नया नोट आ गया, 50 का भी आ गया, 20 का भी आ गया, 10 का भी आ गया, तो सारे ही आ गए, है ना? हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना, आरबीआई 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक, 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक सारे नोट्स करती है ना सर। नोट तो 1 रुपए का भी आता है। हाँ, तो 1 रुपए का नोट जो है वो आरबीआई नहीं करती है, आरबीआई पब्लिश नहीं करती है, उसको आरबीआई प्रिंट नहीं करती है। तो कौन प्रिंट करता है? उसको प्रिंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखना। यानी कि 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के नोट पे जो साइन है वो किसके हैं? वो साइन है आरबीआई गवर्नर के। लेकिन 1 रुपए के नोट पर जो साइन होता है वो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन। तो आज तुम्हें अगर कभी 1 रुपया देखने को मिले तो वहां पे देखना फाइनेंस सेक्रेटरी, है ना, वित्त सचिव के साइन मिलेंगे, ना कि आरबीआई गवर्नर के साइन मिलेंगे। आगे देखो, डिपॉजिट्स विद बैंक, अगला टॉपिक तुम्हारे उसमें क्या दे रखा है? डिपॉजिट्स विद बैंक। भैया अब देखो हमारे यहां पे मुझे सैलरी मिली, फॉर एग्जांपल जो राम है, राम को सैलरी मिलती है कितनी? महीने की 60,000 रुपीज। उसका जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लगेगा, खर्चा लगेगा, वो लगा 20,000 रुपए। 40,000 रुपए उसके पास बचने हैं और वो 20 के 20,000 रुपए एक दिन में तो खर्च करेगा नहीं। तो वो क्या करता है कि भाई मैं एक काम करता हूं, अपनी जेब में रखता हूं 5,000 रुपए, बाकी के जो पैसे बचे हुए हैं वो मैं रख दूंगा बैंक के पास जाके। आप कहना भाई बैंक के पास क्यों रख रहा है? क्योंकि घर में रखा तो चोरी हो सकती है और डेली 60,000 रुपए लेके तो जेब में घूमोगे नहीं आप, है ना? तो यहां पे हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा मनी होती है उसको हम कहां रख देते हैं? बैंक के अंदर रख देते हैं। अब सर बैंक में पैसा क्यों रखे? देखो यार, बैंक में पैसा रखने के 2 सबसे बड़े फायदे मैं बताता हूं तुम्हें। एक तो क्या कि तुम्हारी मनी सेफ रहेगी, काला चोर आगे चुरा के नहीं लेके जाएगा, तो सेफ रहेगी। दूसरा क्या? दूसरा सबसे बड़ा रोल जो है पैसे का बैंक में रखने से कि वो इंडिया के, कंट्री के डेवलपमेंट में यूज होगा। ठीक है, अगर आप पैसा घर में रखोगे तो वो पैसा घर में ही है। और सोचो मोदी जी ने फिर से डिमोनेटाइजेशन कर दिया तो फिर क्या करोगे? बैंक में रहेगा तो सेफ है, लेकिन अगर घर में रखा, 2000 का नोट के रखे हुए थे घर में और मोदी जी ने कहा आज रात 12 बजे से 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर नहीं होगा, फिर क्या करोगे? फिर भी तो बैंक भागोगे ना। तो यहां से मोदी जी ने ये कदम उठाया क्यों था? क्योंकि वो जो पैसा लोगों ने घर में दबा के रखा है वो मार्केट में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे वही चीज है, बैंक में रखोगे तो वो टेंशन भी नहीं रहेगा। अरे मेरे पास, अब राम और श्याम 2 थे, राम पैसा रखता था बैंक में, श्याम रखता था घर में। अब मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया तो कौन चैन की नींद सोएगा? राम चैन की नींद सोएगा, श्याम कहेगा अरे यार अब मुझे पैसा एक्सचेंज करा के लाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी पैसा अगर आप बैंक में रखते हो। ठीक है, ओपनिंग बैंक अकाउंट खुलाते हो। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट होता है कि भैया आपने जो पैसा जमा करा है वो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। जो पैसा आपने बैंक को दिया है डिपॉजिट करने के लिए, आप कभी भी, मींस आज मैं डिपॉजिट करके आया हूं, कल जाके निकाल के भी ला सकता हूं। मुझे बैंक को पहले इन्फॉर्म करना नहीं पड़ेगा
कि भाई हाँ मैनेजर साहब सुनो, आज मैं आ रहा हूँ बैंक में आपकी, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मैनेजर साहब को फोन करके बताने की जरूरत नहीं, आप सीधा जाओ और 2 लाख रुपए निकाल लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स बता रखे हैं मैंने, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में समझ लो थोड़ा सा। 2 तरह के अकाउंट है, एक डिमांड डिपॉजिट्स और एक टर्म डिपॉजिट्स। यानी कि बैंक में जो आप पैसा जमा करते हो 2 तरीके के करते हो, एक तो करते हो डिमांड डिपॉजिट और एक करते हो टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब 2 तरीके के अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, यानी कि जिसमें आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो, बैंक को पहले इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको आज 1 लाख रुपया निकालना है, बैंक से गए निकाल लाए, उसमें इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है डिमांड डिपॉजिट कि इसके लिए आप कभी भी डिमांड कर सकते हो। यहां लिखा हुआ है टर्म डिपॉजिट, यानी कि आपने एक टर्म के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसा क्या कर दिया है, बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया है। तो बैंक कहेगा कि आपको पैसा चाहिए तो आप मुझे पहले बताओ, मैं उसके बाद आपको पैसा दूंगा, क्योंकि वो आपने बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ मेरे को दिया था। तो यहां पे 2 तरह के हो गए टर्म डिपॉजिट में, फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी, यानी कि जिसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे पैसे के लिए आपको बैंक को पहले बताना पड़ेगा। आज की डेट में तो इंटरनेट हो गया, तो इंटरनेट से सब चीजें इजीली हो जाती हैं, लेकिन यहां पे आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो, यहां बैंक को बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पे बताना पड़ेगा, यहां नहीं बताना पड़ेगा। तो ये कुछ टाइप के अकाउंट्स हैं। अब अगला क्वेश्चन, हमने बैंक को पैसा दिया तो बैंक करेगा क्या। चलो साथ में बैंक के एक बार क्वेश्चन पूछ लेता, वेरियस फंक्शंस ऑफ बैंक बता दो। तो वेरियस फंक्शंस ऑफ बैंक में क्या क्या बताओगे, ये कुछ फंक्शंस हैं, याद कर लेना। इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सीबीएसई ने पूछा भी है पास्ट में कि भैया जो फंक्शंस ऑफ बैंक है ना, तो वो क्या क्या है। वो फंक्शंस में देखो, सबसे पहली चीज डिपॉजिट्स। आप क्या करते हो, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, फिर उस पैसे को निकाल भी सकते हो। फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करता है बैंक। इंटरमीडिएशन, मुझे किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो बैंक के थ्रू ही पैसा ट्रांसफर होगा, बगैर किसी को बैंक के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकता पैसा। लैंडिंग मनी, लोन दे सकता है बैंक, बैंक से मैं जाके लोन ले सकता हूं। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, खतरा टल गया भाई, डिमोनेटाइजेशन का भी खतरा नहीं है, काले चोर का भी खतरा नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने क्या बताया था शुरू में ही कि अगर आप पैसा घर में रखोगे तो वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वो पैसा आप कहां बैंक में रखोगे तो वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है। याद रखना ये चीज। आगे देखो, चेक, क्या चेक में भी पेमेंट होता है। तो चेक में पेमेंट होता है बच्चा। चेक में देखो, जैसे यहां पे दिखाई दे रहा होगा तुमने कि अकाउंट पे ही चेक है, यानी कि अगर आप यहां पे 2 क्रॉस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अकाउंट में पे हो जाएगा जाके चेक। चेक क्या है, एक पेपर है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। तो तुमने अपनी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा होगा, सलीम जो था, सलीम ने ये चेक पे किया था किसको, प्रेम कुमार को। तो सलीम के अकाउंट से कितने 57,000 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे और किसके अकाउंट में चले जाएंगे, प्रेम कुमार के अकाउंट में चले जाएंगे। तो देखो यहां पे पे करना है तो आप यहां पे उसका नाम लिखोगे, कितना पैसा करना है ये लिखोगे। ठीक है, यहां पे अकाउंट नंबर होता है, ये चेक नंबर होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। चेक क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रक्टिंग डॉक्यूमेंट है। कैसा इंस्ट्रक्टिंग डॉक्यूमेंट है, जिसमें बताया गया है कि इस आदमी के अकाउंट से पैसा निकाल के इस आदमी के अकाउंट में डाल दो, जिसका नाम लिखा हुआ है ना। तो ऐसा जो चेक है, ऐसे चेक को क्या बोल देते हैं हम, क्रॉस्ड चेक बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके साइड में 2 लाइन खींची हुई है, इसका मतलब क्या है, ये क्रॉस चेक है। अब तुम कहोगे क्या सर अनक्रॉस चेक भी होता है। हाँ बिल्कुल, अनक्रॉस चेक भी होता है। यहां पे आप क्रॉस नहीं करोगे, यानी कि ये जो पैसा है क्रॉस चेक का पैसा आपको कभी कैश नहीं मिलता, आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हो। लेकिन अनक्रॉस चेक आपको कैश में पेमेंट होता है ना। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 2 लाइन नहीं खींची, यहां पे प्रेम कुमार का नाम लिख दिया, तो प्रेम कुमार बैंक जाएंगे, जिस बैंक में जाएंगे और बैंक से कहेंगे कि भैया मुझे इस बैंक से पैसा, मुझे इस अकाउंट से पैसा चाहिए। तो बैंक उनकी आईडी लेगा और सलीम से फोन पे कंफर्म करेगा कि भैया पैसा दे दें क्या। तो सलीम कहेगा कि हाँ दे दो, तो बैंक उनको पैसा दे देगा कैश के फॉर्म में। समझ में आया। यहां पे अकाउंट पे ही है तो नहीं होगा। ठीक है,
तो फिर से समझ लो, चेक क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बैंक को कि आप मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के किसी दूसरे आदमी के अकाउंट में पैसा डाल दो जिसका मैंने उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। अब देखो यहां पे ये समझो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, बैंक लोन देता कैसे है ना, लोन एक्टिविटीज में बैंक के बारे में बात की गई है कि भैया बैंक लोन देता कैसे है। तो देखो मैंने जब बैंक में पैसा रखा, तो मैं बैंक में पैसा क्यों रख रहा हूं, क्योंकि बैंक मुझे बदले में क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए रखे तो 4% का उसने वो दिया मेरे को इंटरेस्ट, तो मेरे वो 104 रुपए बन गए, है ना। इसलिए मैं बैंक में पैसा रख रहा हूं, ठीक है। अगर मेरे घर में रखा रहेगा तो उस पैसे की कोई बढ़ेगा नहीं, सो के सो ही रहेंगे ना, और मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया तो कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी उसकी। तो बैंक क्या करता है, लालच देता है कि भैया आओ पैसा मेरे को दो, मैं आपको क्या दूंगा, दो काम कर रहा हूं, मैं आपका पैसा भी सेफ रख रहा हूं और आपको उल्टा इंटरेस्ट भी दे रहा हूं, ठीक है। अब बैंक यहां गेम खेलता है कैसे कि जो पैसा आपने बैंक में रखा, बैंक क्या करेगा, वो पैसा दे देगा बोरोवर को जो लोन लेने आया हुआ है। तो वो लोन लेगा, तो लोन लेने के लिए बैंक बहुत चालाक लोमड़ी है। चालाक लोमड़ी कैसे है कि उसने एक चीज करी कि भैया देखो मैं जिसको लोन दे रहा हूं उससे मैं ले रहा हूं 8% और आपको दे रहा हूं 4%, तो सीधा सीधा 50% उसने अपने पास रख लिया। ये तो एक एग्जाम्पल है। 16% तक भी लोन लेता है, इंटरेस्ट लेता है बैंक बोरोवर से। अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हो या कोई और लोन लेने जा रहे हो तो 8% मिनिमम है, फिर 10% हो जाएगा, फिर 12% हो जाएगा, ऐसे डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट रेट हैं बैंक पे। तो वो क्या करेगा, वहां से ज्यादा ले रहा है और मुझे दे कितना रहा है, 4%। तो बैंक ऐसे बिजनेस चलाता है अपना, ठीक है। अब बैंकों से क्या कहा गया है कि भैया जितना आपके पास टोटल डिपॉजिट है, मींस अगर किसी बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है हर किसी का ऐड करके, मींस उसके यहाँ पे 100 डिपॉजिटर्स हैं, उन 100 डिपॉजिटर्स ने मिलके कितने 10 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, तो 10 लाख रुपए का 15% बैंक हमेशा अपने साथ रखेगा। समझ में आ गया, यानी कि उसका 15% हमेशा अपने पास रखेगा। ये आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, याद रखना ये चीज। क्या है गाइडलाइंस, कि 15% उसे अपने पास रखना होता है। वैसे तुम्हारा एमसीक्यू नहीं है लेकिन फिर भी आंसर लिखने में काम आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया लोन का पूरे का पूरा तुम्हें। आगे देखो कितने टाइप की लोन एक्टिविटीज है, वेयर डज द रेस्ट ऑफ डिपॉजिटेड मनी गो, तो वही सेम चीज है कि कहां चली जाती है। वही मैंने बताया ना, रेस्ट डिपॉजिट मनी इज यूज्ड बाय बैंक्स टू एक्सटेंड लोन्स टू द पीपल, जैसे मैंने अभी बताया तुम लोगों को। देयर इज ए ह्यूज डिमांड ऑफ लोन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको डेली यूजेस में तो लोन की जरूरत नहीं पड़नी, लेकिन अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसे लोन की जरूरत पड़ती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोन के लिए जरूरत पड़ेगी। बेनिफिट बैंक चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा मैंने बताया हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा और आपको कम दे रहा है, ठीक है। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड, यानी कि जिनके पास पैसा ज्यादा है और जिनको जरूरत है उनके बीच में इंटरमीडिएशन कर रहा है। मैंने बताया था तुम्हें थोड़ी देर पहले कि बैंक का एक फंक्शन है क्या, इंटरमीडिएशन, तो वो इंटरमीडिएशन भी कर रहा है। चलो आगे देखो, आगे देखो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस दे रखी हैं तुम्हारी बुक में, ठीक है। तो यहां पे पूछ सकता है क्रेडिट सिचुएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव रोल, तो पीछे पूछा भी है सीबीएसई ने बोर्ड में शायद 2013 और 15 में ये क्वेश्चन पूछा भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव रोल क्या है क्रेडिट के। तो तुम्हारे यहाँ पे 2 स्टोरी दे रखी है, एक सलीम नाम का शू मेकर और एक स्वप्ना नाम की जो है वो फार्मर थी, उनकी दोनों की स्टोरी दे रखी है। तो देखो सबसे पहले जो 2 डिफरेंट लोन सिचुएशन है, इसमें क्या है, सबसे पहले टर्म यूज की गई है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, लोन। मैंने शुरू में ही बता दिया चैप्टर शुरू होते ही कि क्रेडिट का मतलब क्या है, लोन। लोन क्या है, लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो यानी कि लोन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने पैसा लिया, लोन का मतलब ये हो सकता है कि मुझे कोई सामान बनाना था तो उस सामान को बनाने के लिए मैंने किसी से रॉ मटेरियल उधार ले लिया कि बाद में उसको मैं पैसा दे दूंगा, तो वो भी तो एक तरीके का क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट क्या है, एक एग्रीमेंट है लेंडर और बोरोवर के बीच में जिसमें कहा जाता है कि मैं पैसा आपको बाद में दूंगा। जैसी स्टोरी है पॉजिटिव रोल में आपने पढ़ा होगा सलीम की स्टोरी। सलीम एक शू मेकर था जिसको 3000 जूतों का ऑर्डर मिलता है। वो 3000 जूतों का ऑर्डर था तो उसे उसके लिए कुछ वर्कर्स की और कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत थी,
तो वो क्या करता है, उसके पास दो रास्ते थे क्रेडिट के, बैंक के पास नहीं गया, दो रास्ते क्या थे क्रेडिट के। एक तो वो जिसने उसको ऑर्डर दिया उससे एडवांस पेमेंट ले ले कि आप मुझे पहले पैसा दे दो, मैं आपको जूते बाद में दे दूंगा, या कुछ अमाउंट एज एडवांस ले ले, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी सलीम के साथ, दूसरी कंडीशन ये थी कि भैया वो रॉ मटेरियल वाले के पास जाएगा, कहेगा कि आप मुझे रॉ मटेरियल दे दो, कुछ पैसा मैंने अभी दे दिया, बाकी पैसा मैं आपको जूते बिकने के बाद दूंगा। तो यहां पे सलीम को फायदा होता है, वो अपने सारे के सारे ऑर्डर को टाइम पे पूरा करता है और जूते बेच के प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट कमाने के साथ साथ अपना लोन भी उतार देता है। तो ये थी पॉजिटिव कंडीशन, ठीक है। अब अगली कंडीशन आ जाती है स्वप्ना की। स्वप्ना का निगेटिव रोल है। ये दोनों स्टोरी याद रखना, मार्क्स मिलेंगे अगर स्टोरी लिख के आओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, या अपनी कोई भी स्टोरी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि एज इट इज एनसीईआरटी की चेप के आनी है, ठीक है। अपनी कोई भी स्टोरी बना लो, राहुल और नेहा को लेके स्टोरी बना दो, किसी को भी XYZ किसी को भी लेके स्टोरी बना सकते हो आप अपनी। तो स्वप्ना क्या थी भाई, एक फार्मर थी, उसके पास बहुत लैंड था, मतलब कम लैंड था, तो उस लैंड के लिए उसको क्या करना था, उसमें कुछ खेती बाड़ी करनी थी। खेती बाड़ी करने के लिए उसने क्या करा, लोन लिया मनी लेंडर से। मनी लेंडर ने कहा कि स्वप्ना लोन ले तो रही है कि, लेकिन मैं देख तेरे से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मीन्स 5% पर मंथ, यानी कि 5% पर मंथ का मतलब 60% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लूंगा मैं तेरे से। स्वप्ना को जरूरत थी, स्वप्ना ने पैसा ले लिया। स्वप्ना पैसा लेने के बाद क्या करती है कि उससे फर्टिलाइजर वगैरह खरीदती है, लेकिन तब भी उसकी फसल खराब हो जाती है। जब उसकी फसल खराब हो गई, अब क्या करे बेचारी, तो स्वप्ना कहती है कि आप मुझे दोबारा लोन दे दो। तो ऐसे करके स्वप्ना किस में फंस जाती है बेचारी, डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है। यानी कि डेब्ट ट्रैप क्या है उसकी भी डेफिनेशन समझ लो बच्चा। डेब्ट ट्रैप इज ए सिचुएशन इन विच बोरोवर इज लेड इनटू अ साइकिल ऑफ रीबोरोइंग, यानी कि पुराना लोन उतारा नहीं है, नया लोन ले लिया, फिर नया ले लिया, फिर नया ले लिया, इस तरीके से करके वो किसमें, डेब्ट ट्रैप में फंसता चला जाता है। तो ये कहानी है डेब्ट ट्रैप में। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव रोल जो है वो दोनों के दोनों याद रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे की कहानी क्या कहती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब लोन के साथ क्या क्या शर्तें हो सकती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में समझो सबसे पहले क्या है शर्तें। सबसे पहले शर्त देखो क्या क्या हो सकती है। हर एग्रीमेंट जो होता है, लोन एग्रीमेंट जो होता है, उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन सबसे पहले क्या है, कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या है इसके बारे में बात करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो डिसाइड करना होता है, 9% है, 8% है, 7% है, 16% है, 15% है, ये सारे का सारा डिसीजन। मोड ऑफ रीपेमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या रहेगा भाई साहब, कैश दोगे कि महीने में बैंक अकाउंट से कटेगा, ऑटो डेबिट कराना है, ये सारे का सारा है। फिर उसके बाद आगे की कहानी कहती है कोलेट्रल है क्या। कोलेट्रल देखो तुम समझ गए होगे, यहाँ पे दो आदमी हाथ मिला रहे हैं, एक तरफ तुम्हें कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी और एक तरफ तुम्हें कुछ पैसा या डॉक्यूमेंट्स टाइप कुछ दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो एसेट्स हैं ये कोलेट्रल हैं। कोलेट्रल क्या है, इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स, यानी कि जो किसके पास है, जो लोन लेने जा रहा है उसके पास है, सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड यूज दिस एज एन गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। कोलेट्रल को ऐसे समझो कि अगर मैं होम लोन लेने गया हूं तो होम लोन लेने के लिए मैंने बैंक से कहा कि भाई मुझे 5 लाख रुपए दो, तो देखो यहां पे सब चीज समझना, कोलेट्रल भी समझना, डॉक्यूमेंटेशन भी समझना। मैंने बैंक के पास गया कि भाई मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, बैंक तैयार हो जाता है मुझे 5 लाख रुपए देने के लिए, किस शर्त पे। सबसे पहले बैंक देखेगा कि भाई आप काम क्या करते हो, उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दो। बैंक ने मेरा सैलरी स्लिप मांगा या कुछ भी मांगा, देखने के बाद कहा कि ठीक है यार सैलरी तो ठीक है, तुम रीपे कर सकते हो, तो डॉक्यूमेंटेशन देख लिया। उसके बाद उसने कहा कि आप रखोगे क्या कोलेट्रल में, तो उसने कहा कि आप मेरे घर के कागज रख लो, तो ठीक है घर के कागज रख लिए। कि घर के कागज क्या है, अब बैंक के पास है कि अगर फ्यूचर में आपने लोन रीपे नहीं किया तो बैंक आपके घर को बेच के पैसा अपना निकाल लेगा। तो ये कोलेट्रल इसलिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, अब यहां पे कोऑपरेटिव समझो, जो कमर्शियल बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कोऑपरेटिव समझो। कोऑपरेटिव्स का काम क्या है, चीप क्रेडिट सोर्स, यानी कि रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा चीप क्रेडिट सोर्स हैं, यानी कि बहुत सस्ते दामों पर क्या देती हैं, लोन देती हैं। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज,
यानी कुछ एरियाज में कोऑपरेशन करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं। देयर कुड बी फार्मर्स कोऑपरेटिव, वीवर्स कोऑपरेटिव, यानी कि फार्मर्स के लिए अलग होगी। जैसे अमूल है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, दुग्ध कोऑपरेटिव हो गया, ठीक है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल, हमने पढ़ा था ना विलेज पालमपुर 9th क्लास में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कृषक का, एग्जांपल दे सकते हो तुम कि भैया कृषक एक कोऑपरेटिव है कहाँ पे, सोनपुर में, जिसने 2300 फार्मर्स को उसके मेंबर्स हैं, ये डिपॉजिट लेता है फार्मर से बाय पुटिंग डिपॉजिट एज कोलेट्रल, इट टेक्स लोन फ्रॉम द बैंक। वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। दीज फंड्स आर यूज्ड इन एडवांसिंग लोन्स टू फार्मर्स, वंस लोन इज रीपेड अनदर लेंडिंग राउंड बिगिन। यानी कि इस टाइप से कोऑपरेटिव चलती है, मींस वहीं पे लोगों से पैसा लिया, उसको लैंड किया पैसे को, और उसी से दूसरे किसानों को पैसे लोन में दे दिया, कुछ ने पैसा लगाया और कुछ को लोन में दे दिया, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू मनी लेंडर्स वगैरह किसी से। आगे कहानी समझो कि भैया जो डिफरेंस है किसमें, कोऑपरेटिव में और कमर्शियल बैंक्स में। कमर्शियल बैंक जो लोन दे रहे हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट बनाना। वहीं पे कोऑपरेटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग सर्विस ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे है। रेगुलेटेड अंडर, ये आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 में, उसके अंडर में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई से एफिलेटेड होते हैं कमर्शियल बैंक। रेगुलेटेड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965, ये एक्ट इसके अंडर में है। टारगेट सेगमेंट जनरल पब्लिक, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट, ये किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिजनेस मेनली इन रूरल एरियाज, यानी कि इनका जो मेन टारगेट है वो रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनको अपलिफ्ट करना है। अब एक्सिस बैंक के पास गए या किसी एसबीआई के पास गए कि मुझे लोन दे दो, मुझे मेरे अपलिफ्टमेंट के लिए मुझे लोन चाहिए, एसबीआई कहेगा अभी लंच टाइम में बात बनाना है ना। तो ये चीजें हैं कि भाई देखो इनका मेन मोटो क्या है, कमर्शियल बैंक से प्रॉफिट कमाना, इनका मेन प्रॉफिट क्या है, लोगों की सेवा करना। नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये काम करते हैं कि जिससे लोगों को इजीली फाइनेंशियल नीड्स उनकी पूरी की जा सके। आगे कहानी क्या आती है कि कितने सोर्सेज हैं। एक सोर्स है फॉर्मल सेक्टर, एक सोर्स है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर जैसा कि तुम्हें पता लग गया कि जो भैया हमारा आरबीआई वगैरह से एफिलेटेड फाइनेंस कॉर्पोरेशंस हैं, जैसे कमर्शियल बैंक हुए या कुछ भी हुए, वो क्या हैं, वो सारे के सारे फॉर्मल सेक्टर हैं। बाकी इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसे आपने अपने दोस्त से, भाई से, बंधु से, किसी से भी आप पैसा ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इनफॉर्मल सेक्टर। और यहां पे फॉर्मल सेक्टर बैंक वगैरह जो है ये क्या हो जाएंगे, आपका फॉर्मल सेक्टर। अब देखो यहां पे समझना चीज कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर का डिफरेंस समझो और क्या फायदे हैं वो समझो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सुपरवाइज होते हैं फॉर्मल सेक्टर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको गारंटी दे रखी है कि हाँ भाई मेरी गारंटी, आप इनसे लोन लो, आपको ये परेशान नहीं करेंगे। आपने यहाँ देखा होगा ना, ये अंकल फोन कर रहे हैं तो भाई मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा दे दो, किसी दोस्त बंधु से मांग रहे होंगे। तो ऐसे ही जिसने पैसा मांगा है ना, जिसने पैसा दिया है, वो ऐसे आपको भी फोन कर करके परेशान करेगा, मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, दिमाग खराब करेगा ना। इट इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, इसके अंदर में बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आते हैं फॉर्मल सेक्टर में। ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज, एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आंख मीच के 60% पर एनम, वाह 60% पर एनम थोड़ी होता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर फेयर, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट, यानी कि यहां पे बैंक किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, लोन जिसको मिलेगा वो सबको मिलेगा और बराबर मिलेगा। प्रॉपर टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड कोलेटरल आर नेसेसरी फॉर दीज लोन्स, यानी कि यहां पे वो कोलेटरल जरूर लेगा, बगैर कोलेटरल के काम नहीं करेगा। इसके बाद आता है तुम्हारा इनफॉर्मल सेक्टर, कोई सुपरवाइजरी बॉडी नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, है ना। वहां पे आरबीआई सुपरवाइज कर रहा है कि हाँ आज इसने इतना लोन दिया है, यहां पे आपने अपने भाई बंधु दोस्त से किसी से भी पैसा लिया तो कौन देख रहा है, किसी को नहीं पता कितना पैसा लिया कितना नहीं लिया। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, मनी लेंडर्स एटसेट्रा, यूजुअली ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने बताया ना कि एग्जांपल है तुम्हारी एनसीईआरटी में जिसमें 5% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट, यानी 60% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ले रहा है, वहीं बैंक कितना ले रहा है, मैक्सिमम 16% पर एनम तक ले रहा है। तो सोचो कितना लूटते हैं मनी लेंडर वगैरह। टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेयर एंड देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन, हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन हो जाए जेंडर, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे कि भाई कोई कहे कि मैं अपने रिलीजन के लोगों को ही पैसा दूंगा, किसी और को पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। प्रॉपर टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड कोलेटरल आर एब्सेंट, यहां पे कोलेटरल नाम की कोई चीज ही नहीं होती, है ना। रिपीटेड बोरोइंग कैन लीड टू
डेब्ट ट्रैप, जैसे हमने स्वप्ना की कहानी पढ़ी थी, वो डेब्ट ट्रैप में फंस चुकी थी, क्योंकि एक तो पहले से उसके पास इतना इंटरेस्ट रेट, इंट्रा 60% तक का इंटरेस्ट रेट लगा रखा है, वो प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं पे कर पाएगी तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगी। तो ये दिक्कत है कि यहाँ से डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है आदमी, और सिर में दर्द और करते लोग कि भाई मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे। तो ये भी कुछ चीजें हो जाती हैं। उसके बाद यहां पे ये ग्राफ तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इनको ध्यान से समझना कि देखो रूरल एरियाज में जो 33%, अगर हम 100% लगाएं रूरल एरियाज में, तो 33% लोग आज भी मनी लेंडर से पैसा लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई तुमने देखा होगा कि अभी मम्मी वगैरह जो होती है ना, बैंक जाने से बहुत डर लगता है यार मम्मी वगैरह को, है ना। तो बैंक में जाने से लोग डरते हैं कि भाई अगर एक फॉर्म भरने को दे दिया जाए ना, बहुत से लोग तुमने देखे होंगे बैंक गए होंगे तो कि सर हमारा फॉर्म भर दो। अब तो बहुत लाइफ इजी हो गई है, हर किसी पे मोबाइल चलाना तो आता नहीं है, तो जो लोगों को बैंक जाना पड़ता है उनके साथ दिक्कत होगी ना। यहाँ कमर्शियल बैंक 25%, कोऑपरेटिव से भी कितना मिल रहा है, 25% लोन जा रहा है रूरल एरियाज में। लेकिन अब यहाँ पे कहानी देखो, दूसरा ग्राफ जो तुम्हारे बुक में कहता है कि ब्लू कलर जो कह रहा है, क्या कह रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर को डिनोट कर रहा है, और पर्पल कलर जो है वो फॉर्मल सेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो ब्लू कलर को देखो कि भैया जो इनफॉर्मल सेक्टर है, पुअर हाउस होल्ड ज्यादातर किससे ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है भाई कि कैसे कहां से लोन मिलेगा, या फिर उनके पास कोलेट्रल तो है ही नहीं रखने के लिए, तो लोन उन्हें पता नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो किसके पास जाएंगे, मनी लेंडर के पास जाएंगे, जिनके पास कुछ एसेट है। ठीक है, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वहां पे भी देखो ज्यादा किससे ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। अब जो पहले से पैसे वाले लोग हैं वो किससे ले रहे हैं, वो ले रहे हैं फॉर्मल सेक्टर से। तुम कहोगे यार सर ये तो कहानी कुछ समझ में नहीं आई, पैसे वाला लोग, तो भाई पैसे से ही पैसा बनता है, तो लोन जिसके पास पैसा था उसने लोन लिया, फिर और पैसा बना लिया, ऐसे करके चलता है। लेकिन कुछ बेचारे विजय माल्या भी निकल जाते हैं, है ना, विजय माल्या जैसे लोन लिया और लेके भाग जाते हैं, काम खत्म। आगे देखो, आर स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। पुअर जो हैं वो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर पे क्यों डिपेंडेंट हैं, इसके पीछे कहानी है, बैंक इन रूरल एरियाज नहीं है। गांव वगैरह में बैंक्स की बहुत कमी है, वहां पे बैंक्स नहीं है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग ए लोन फ्रॉम ए बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट। बिल्कुल डिफिकल्ट है, क्योंकि कोलेट्रल भी पूछेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी पूछेंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, है ना, वही मैंने बताया, लोन फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर से इज इजी, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में उन्हें कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है चलो आज प्रधान जी के पास चल रहे हैं, प्रधान जी से पैसा ले लेंगे, तो इस टाइप से करके वो पैसा ले सकते हैं, वहां से इजीली पैसा मिल जाता है उनको। आगे देखो, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई, देखो फॉर्मल सेक्टर की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाओ। हमने पढ़ा कि रूरल एरियाज में बैंक नहीं है, तो वहां पे बैंक बनाओ ना, लेंडिंग एक्सपेंडिंग बैंकिंग नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क को बढ़ाओ ना। इजी एंड लिबरल डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ज्यादा इजी कर दो। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सबके बैंक अकाउंट जो हैं वो आधार कार्ड से लिंक कर दो और पैन कार्ड से लिंक कर दो, तो जो आधे से ज्यादा सिरदर्दी है वो खत्म हो जाएगी। फ्लेक्सिबल साइज एंड ड्यूरेशन, यानी कि ये नहीं कि आपने एक लिमिट बना रखी है बैंक ने कि जी हम 2 साल से कम के लिए लोन नहीं देंगे, तो वो दिक्कतें हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। रिजर्व एंड कंपलसरी लेंडिंग, यानी कि बार बार आरबीआई को चेक भी करना चाहिए कि भैया जो पैसा जा रहा है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी जा रहा है और रूरल एरियाज में जा रहा है या नहीं जा रहा है। और बैंकों को अवेयरनेस कैंपेनिंग चलानी चाहिए, भाई मनी लेंडर से लोगे 60% का लोन मिल रहा है पर एनम पे इंटरेस्ट रेट पे, हमारे यहाँ से लोगे तो 15% 8% इस रेट पे मिल रहा है। तो ये कुछ प्रोटेक्टेड मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को करने चाहिए। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम पढ़ें तो सेंट्रल बैंक है ना, कब बना था, बेसिकली 1935 में बना था, लेकिन इसको नेशनलाइज किया गया कब, 15 जनवरी 1949 को आरबीआई को, है ना। तो अंग्रेजों ने आरबीआई बनाया था, इसको हमने अपना लिया कि हाँ हम इसी के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे देखो फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई क्या है। सबसे पहली फंक्शनिंग कि भैया जो करेंसी नोट था, मैंने बताया था ना शुरू में, ठीक है, लोन्स के बारे में बताएगी, ठीक है, मेंटेनिंग कैश बैलेंस की 15% रखना है, वो कम ज्यादा कर सकता है आरबीआई कभी भी, भैया 15% है या नहीं है। गाइडलाइंस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कि कितना इंटरेस्ट देना है, ये गाइडलाइंस भी कौन करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा। करेंसी नोट्स को इशू करेगा, ठीक है, बैंक्स को चेक करेगा कि भैया बैंक्स को टाइम टाइम पे चेक करता रहता है। जैसे भी तुमने एग्जांपल ले सकते हो बहुत सारी बैंक का, है ना, कि जब नीरव मोदी और ये वाला केस हुआ था तो उस टाइम में बैंक ने, आरबीआई ने इंटरफेयर किया था कि आपने इतना सारा डेटा कैसे चुरा लिया हमसे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आरबीआई के फंक्शंस में आती हैं। अगर पूछता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, क्वेश्चन पूछा गया है, 13 में भी पूछा गया है, 2013 में और 2015 में भी पूछा गया है, तो ये एज इट इज फंक्शन लिख देना, नंबर पक्के है भाई, ठीक है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप, सबसे पहली चीज, क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मल सेक्टर में आते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं? तो देखो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है ना। तुम सोचोगे सर फॉर्मल बोलेंगे, नहीं, फॉर्मल का नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, याद रखना। अगर तुमसे क्वेश्चन आता है, पूछा जाए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द पार्ट ऑफ, मींस एग्जांपल में भी मत लिख देना इसको फॉर्मल सेक्टर के, इनफॉर्मल सेक्टर है ये, समझ में आया? सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसा सेक्टर है? इनफॉर्मल सेक्टर, नॉट ए फॉर्मल सेक्टर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर द पार्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर, बट क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल, आर नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर। तो ये किसका पार्ट है? आर द पार्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर, सॉरी फिर से मैं गलत बोल गया, आर द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। किसका पार्ट है? इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। ये दिमाग में बैठा लो कि फॉर्मल सेक्टर का पार्ट नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है? देखो भाई, ये सिंपल सा फंडा है कि मनी लेंडर्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, ठीक है, और फिर जो बोरोवर है उसको हरास भी करते हैं साथ में। तो लोगों ने सोचा कि कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, कि इसके लिए लोगों ने क्या करा कि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 लोग होते हैं और अपनी अपनी, कहते हैं ना कि वैल्यू के हिसाब से वो कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं। कभी किसी ने 25 रुपए दे दिए, किसी ने 50 रुपए दे दिए, किसी ने 100 रुपए दे दिए, ठीक है। अब जो मेंबर्स हैं उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के, ठीक है, मींस मैं ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 15-20 होते हैं, 100 तक भी होते हैं, है ना। तो बड़े बड़े भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ये छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होने चाहिए। तो सबने अपनी अपनी कॉन्ट्री करी, कॉन्ट्री करने के बाद अब देखा कि भाई किसी को ज़रूरत है पैसे के लिए, तो वहाँ पे 3 लोगों को पैसे की ज़रूरत थी। एक ना कही जी मेरे को मेरी बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए, अच्छा, और उसी टाइम पे एक और आ जाता कि ना जी मेरे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं गई है, उसके लिए पैसा चाहिए। एक आता कि ना यार मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो अब जो ग्रुप के मेंबर हैं वो डिसाइड करेंगे कि किसको लोन ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी कंडीशन हो तो आदमी की जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो लोन दिया जाएगा किसको? जिसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे काम करते हैं। हाँ, एक चीज़ और समझना कि यहाँ से ले सकते हैं, अगर इनकी रेगुलरिटी रहती है 2 साल तक, तो 2 साल बाद ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल समझो कि कोई भी बंदा है, वो गया बैंक के पास लोन लेने के लिए, बैंक ने कहा कि यार हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास कोलेट्रल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल राहुल की बात करते हैं, है ना। राहुल था, राहुल बैंक के पास जाता है, राहुल को बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया, है ना। अब जनरली वैसे इसमें फीमेल्स होती है, मैं राहुल का एग्जांपल दे रहा हूँ उन लोगों को। तो राहुल जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे, मैं आपका मेंबर हूँ और मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे लोन दो। सेल्फ हेल्प ग्रुप कहता है यार हमारे पास तो पैसा नहीं है, आप बैंक से ले लो ना। तो राहुल कहेगा कि बैंक ने तो मुझे पैसा देने के लिए मना कर दिया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो एक तरीके से चीफ होगा वो जाएगा किसके पास? बैंक के पास, कि हम गारंटी दे रहे हैं आप राहुल को लोन दे दो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, वो राहुल को लोन दे देंगे इस कंडीशन में। अब अगला सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में समझो क्या है। मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर। जैसे मैंने बताया था किसको लोन देना किसको नहीं देना, तो ग्रुप मेंबर कोई अकेला आदमी डिसाइड नहीं करेगा, सब मिलकर डिसाइड करेंगे। ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड द लोन टू बी ग्रांटेड, द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल एटसेट्रा। ये सारे कितने कितने पैसे लेने हैं और कितना इंटरेस्ट लगना है, ये भी सब कौन डिसाइड कर रहा है? ग्रुप के मेंबर डिसाइड कर रहे हैं। बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, यहाँ से कोलेट्रल की दिक्कत खत्म हो गई, उसके पास जो कोलेट्रल नहीं था वो खत्म हो गई। दूसरा, दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे उन्हें लोन मिल जाता है। मनी लेंडर के पास जाओगे वो 60% दे रहा होगा, यहाँ पे ये कम में चले जाते हैं। फिर एक टॉपिक और बचता है तुम्हारे यहाँ पे, लास्ट टॉपिक है ग्रामीण बैंक का, बैंकिंग फॉर द पुअर। ग्रामीण बैंक का जो आइडिया था वो किसका था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का था, जिन्हें 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। किसके लिए? ग्रामीण बैंकिंग के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स टू रीजनेबल रेट्स। कहां पे स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ था बच्चा कहां पे? याद रखना, स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश में। और यहां पे याद रखना ये चीज जो है, यहां पे एनसीईआरटी में 9 मिलियन दे रखा है, इसको 10 मिलियन कर लेना, नई वाली एनसीईआरटी में 10 मिलियन है। तो चैप्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है, नोट्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखो अब तुम्हें क्या करना है, जाके बस फोड़ना है। तो क्या करना है? फोड़ना है, तो जाके फोड़ो।